Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of May 2021. तो 21 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक दैट फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि टेम्स पोर्टल जो अपडेट नहीं हो रहा है फॉर द न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर वेबसाइट्स एंड ऑल, उसका रीज़न ये है कि आई स्टिल डोंट हैव मच मैन पावर टू वर्क इन द कोविड times, so I will have to hire someone exclusively for that work, है ना। So the notes will be updated, but they will be updated in the same pattern as they were a year ago, that there will be a monthly subscription and then only that you will be able to view that news item in the current affairs portal. So these videos are always free, but that current affairs part, for that I have to hire someone, so that will be chargeable. So let's see, स्टार्ट विद द टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। फर्स्ट द क्वेश्चंस, आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला आज के सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन इज चाइना हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द हाईयांग 2D HY2D सैटेलाइट्स थ्रू इट्स लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। तो सवाल है कि चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है हाईयांग 2D सैटेलाइट थ्रू इट्स लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैटेलाइट। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसका? ऑप्शंस आर ए स्पेस डेब्री रिमूवल सैटेलाइट सिस्टम, establishing a permanent space station, ocean environment monitoring system या navigation and military surveillance system। आपको बताना है कि हाईयांग 2D का क्या ऑब्जेक्टिव है। पॉज द वीडियो, लेट मी टेल यू द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, ओशियन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा, हाईयांग 2D यानी कि HY2D सैटेलाइट जो कि लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट में गया है फ्रॉम चाइना, ऑब्जेक्टिव इज ओशियन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी फॉर फास्ट कंप्यूटिंग। फास्ट कंप्यूटिंग के लिए वर्ल्ड की पहली 2 नैनोमीटर चिप ये किसने स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आर ए IBM, सेकंड इज एप्पल, सी इज गूगल एंड डी इज माइक्रोसॉफ्ट। So pause the video, think of the answer. Now let me tell you the answer. The correct answer for this will be A, IBM. IBM is the correct answer. ठीक है ना। Now तीसरा सवाल है, which of the following correctly describes the term happy hypoxia। ये हिपोक्सिया है, हिपोक्सेमिया नहीं है, हिपोक्सिया है। तो आपको बताना है कि हैप्पी हिपोक्सिया क्या होता है। ऑप्शंस आर ए, इट इज अ कंडीशन वेयर ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड बिकम्स लो विदाउट एनी विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिस्ट्रेस। B, condition during which human body experiences a sudden and potentially dangerous rise in body temperature। C, कंडीशन, चलो ये ऑप्शंस आप लोग पढ़ लेना। आंसर इसका ए है करेक्ट आंसर। एक ऐसी कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन सैचुरेशन जो ब्लड में होता है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसका कोई डिस्ट्रेस आपके चेहरे पे नहीं दिखेगा। हैप्पी हिपोक्सिया कहते हैं इसे। हिपोक्सिया की कंडीशन क्या होती है? जब आपके बॉडी में ब्लड सैचुरेशन कम हो जाए, लेकिन वो फिर आपके यहाँ आपके फेस में विजिबल हो जाएगा। जैसे आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप के ऊपर मतलब स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होने लगेगी, ये सारे साइंस है। बट जब हैप्पी हिपोक्सिया होता है तो सैचुरेशन तो कम हो जाता है, लेकिन उसका कोई विजिबल साइन नहीं रहता है, ठीक है ना। So that is why it is called the happy hypoxia. I hope you got clarity regarding the same, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मैं आपको थोड़ा कुछ न्यूज़ आइटम्स बता देता हूँ जो आज इंपॉर्टेंट हैं। जो न्यूज़ आइटम्स, एक या दो न्यूज़ आइटम्स जो मैं दूसरी वेबसाइट से उठाया है। एक न्यूज़ है रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैं, वो इंस्टीट्यूट जो सेटअप किए जा रहे हैं इंडिया में, रिसेंटली लगभग 22 नए रीजनल एम्स सेटअप किए गए हैं। और ये सेटअप किसके अंतर्गत किए गए हैं? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसका, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। आप स्कीम याद रखिएगा। इसका जो लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का 2003 में हुआ था, और इसका ऑब्जेक्टिव है करेक्टिंग द रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो अफोर्डेबल रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकें लोगों को, रीजनल इम्बैलेंस हट सके, रीजनल इनइक्वालिटी जो हेल्थ केयर में है वो कम हो सके, इस कारण से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी 2003 में। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। दो कंपोनेंट है इसके अंतर्गत। पहला है सेटिंग अप ऑफ एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, मतलब एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना। दूसरा है अपग्रेडेशन ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन वेरियस स्टेट्स, मतलब कि एक तो नए एम्स बनाना,
दूसरा एम इसका ये है कि अपग्रेड करना जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वेरियस स्टेट्स में। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, नोडल मिनिस्ट्री है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना, और दूसरा आपका कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के उनको अपग्रेड करना, ठीक है ना। तो इस्टेब्लिश करना नए, और जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड करना। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और प्रोविजन किया गया था गवर्नमेंट द्वारा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि भी इस्टेब्लिश की गई थी। अब ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि क्या है? इट्स अ सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो जो हेल्थ सेस लगता है उसके द्वारा एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड बनाया जाए फॉर हेल्थ। सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड बनाया जाए फॉर हेल्थ, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि ये भी स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अगली न्यूज़ देखते हैं। अब एक नया न्यूज़ कल ये आ रहा था कि फास्टैग्स को ई वे बिल के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। फास्टैग्स को ई वे बिल के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो अब पहला सवाल तो दिमाग में आना चाहिए कि ई वे बिल क्या है और फास्टैग क्या है। तो ई वे बिल क्या है? ई वे बिल बोलते हैं, ई वे बिल। तो ये एक्चुअली में एक यूनिक बिल होता है जो कि एक यूनिक बिल नंबर होता है जो कि जनरेट होता है फॉर स्पेसिफिक कंसाइनमेंट। मतलब कि जैसे बहुत जब लोडिंग होती है, गुड्स कार्गो की जब मूवमेंट होती है ना, फ्रीट मूवमेंट जब होती है, तो उसके लिए कंसाइनमेंट को स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो कि ये बताता है कि जैसे मतलब गुड्स जीएसटी के अंदर है ये प्रोविजन। तो ई वे बिल्स लेकर के ट्रेवल करना मैंडेटरी, जिसके अंदर लिखा रहेगा कि मतलब कितना सामान लोडेड है आपके उस पर। फिर उसको बीच में कहीं पे मेज़र भी किया जा सकता है कि उतना ही सामान है कि नहीं है जितना आपने ई वे बिल बनाया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है जीएसटी के अंतर्गत कि ई वे बिल मैंडेटरी है फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आपको इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करना है गुड्स का, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करना है गुड्स का, तो आपको अगर आपकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना, एग्जाम्पशन है इसमें गोल्ड को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। अदरवाइज अगर 50,000 से ज़्यादा गुड्स लेकर के आप मोशन कर रहे हो, सो दैट यू हैव टू कैरी अ ई वे बिल विद दैट। ई वे बिल आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये टैक्स इवेजन से ही बचाने का काम करता है, टैक्स इवेजन से ही बचाता है। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक रीलोडेबल टैग है जो कि अलाउ करता है ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल। ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल अलाउ करता है फास्टैग विदाउट हैविंग टू स्टॉप फॉर कैरिंग आउट द कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस कैरी आउट नहीं करने पड़ते, ठीक है ना। और इसमें RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। एंड RFID क्या होता है? इट्स यूजिंग द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द टैग। जो टैग लगा रहता है आपकी गाड़ी में, उसमें रेडियो वेव्स की मदद से उसको रीड किया जाता है, फिर उसी से ऑटोमेटिकली बैलेंस आपका डिडक्ट होता है, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू, ठीक है। और दो फ्रंट पेज की भी न्यूज़ है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोविड-19 का जो अगर आपको ट्रांसमिशन रोकना है, कोविड-19 का अगर आपको ट्रांसमिशन रोकना है, तो एक जो एडवाइजरी आई उसमें यह आया कि वेंटिलेशन को प्रॉपर रखें। मतलब वेंटिलेशन, खिड़की दरवाजे थोड़ा खोल के रखें। वेंटिलेशन इज़ द की। जितना ज़्यादा अच्छा बेटर एयर सर्कुलेशन होगा, कम्युनिटी डिफेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एंड यही चीज़ अभी एडवाइजरी में कही गई है, बिकॉज एरोसोल्स कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर एंड देयरफॉर वेंटिलेशन विल बी द की, ठीक है ना। तो बेटर एयर सर्कुलेशन शुड बी मेंटेन। तो रूम्स को जैसे बहुत ज़्यादा लॉक करके ही मत रखो। अगर आपके पास वेंटिलेशन की सुविधा है तो प्रॉपर उसको एयर सर्कुलेट होने दो और उसका वेंटिलेशन प्रॉपर रखो। दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट शुड बी डन, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हम आगे की न्यूज़ आइटम्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट है, डिक्लेयर म्यूकोरमाइकोसिस एंड एपिडेमिक सेंटर टू द स्टेट्स। अब सेंटर ने स्टेट से कहा है कि आप लोग म्यूकोरमाइकोसिस को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दो। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? इट्स एन एग्रेसिव एंड इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन है दैट कैन अफेक्ट वेरियस वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड कॉज इंटरनल डैमेज टू द ईयर, नोज, थ्रोट एंड माउथ। सॉरी, इट इज़ नॉन कंटेजियस बट इट कैन बी फैटल इफ नॉट डिटेक्टेड अर्ली। तो नॉन कंटेजियस है म्यूकोरमाइकोसिस। इसका कारण मैंने आपको बताया था, म्यूकोरमाइसीट्स नाम के जो फंगल होते हैं, दे आर द कॉजेज ऑफ दिस म्यूकोरमाइकोसिस। एंड म्यूकोरमाइकोसिस के लिए सेंटर ने स्टेट से कहा है कि आप इसको एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दो,
ठीक है ना, ये कंटेजियस नहीं है लेकिन फैटल है अगर ये डिटेक्ट नहीं हुआ तो। प्रिवेलेंस अगर देखें तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यूएस है, इट कॉल्स इट अ सीरियस बट रेयर डिसीज। अ कंप्यूटेशनल मेथड जिसने बताया था कि लगभग 0.14 केसेस होते हैं पर 1000 इंडिविजुअल, मतलब 0.14 पॉसिबिलिटी है केसेस की पर 1000। कॉज क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस इज द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग कॉज ऑफ दिस। डायबिटीज़ जिनको रहती है उनको सबसे अधिक ये होता है, डायबिटीज़ अगर है तो आप म्यूकोरमाइकोसिस आपको हो सकता है, बिल्कुल है ना। एंड क्योर क्या है, द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज एंटी फंगल ड्रग कॉल्ड एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक दवाई है, एम्फोटेरिसिन बी, जो कि दी जाती है एंड बट दैट शुड बी गिवन अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। एंड अगर इससे नहीं ठीक होता तो फिर सर्जरी इज ऑल्सो वारंटेड देन, तो सर्जरी बाद का बात है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें की जाती है। तो दीज आर द न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम द फ्रंट पेज एंड अदर वेबसाइट्स एंड ऑल। लेट मी टेल यू द मैप ऑफ द डे नाउ, ठीक है ना। आज का मैप ऑफ द डे स्टार्ट करते हैं। अब आज जो मैंने मैप ऑफ द डे लिया है वो लिया है अंटार्कटिका का, ठीक है ना। अंटार्कटिका का मैप ऑफ द डे लिया है और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली एक न्यूज़ आई है आज अंटार्कटिका को लेकर के, तो अंटार्कटिका का अपन मैप देख लेते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो सीज लोकेटेड है अंटार्कटिका के आसपास उनको देख लेते हैं, ठीक है ना, उनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मूव करते हैं, जैसे दो जो मेजर पार्ट है अंटार्कटिका के मैप में, दो मेजर पार्ट है। पहला पार्ट तो आपका है इधर वेस्ट अंटार्कटिका, इसको वेस्ट अंटार्कटिका बोलते हैं, देन इधर आपका ईस्ट अंटार्कटिका वाला पार्ट है। तो पहले तो ये एरियल व्यू अपन देख रहे हैं, एरियल व्यू देख रहे हैं। तो इसमें दो मेजर पार्ट है, एक वेस्ट अंटार्कटिका का पार्ट है, एक ईस्ट अंटार्कटिका का पार्ट है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं वेस्ट अंटार्कटिका की तरफ। देखो, अगर आप देखो यहाँ पे वेस्ट अंटार्कटिका में आपको यहाँ पे सबसे पहले रोनाइन आइस शेल्फ दिख रही होगी, ये रोनाइन आइस शेल्फ दिख रही है ना। फिर इसमें आपको फिल्चनर आइस शेल्फ दिख रही होगी, फिल्चनर आइस शेल्फ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको ब्रंट आइस शेल्फ दिख रहा है, ये बहुत बड़े बड़े आइस शेल्फ हैं, बहुत बड़े बड़े आइस शेल्फ। रॉस आइस शेल्फ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो रॉस आइस शेल्फ दिख रहा होगा, है ना। तो दीज आर द आइस शेल्फ्स विच आर लोकेटेड इन दीज रीजन। और ये जो फिर से सुन लो, यहाँ पे रोनाइन आइस शेल्फ, फिल्चनर आइस शेल्फ, देन रॉस आइस शेल्फ देख लिया। फिर यहाँ पे हमने ब्रंट आइस शेल्फ देख लिया। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लार्सन आइस शेल्फ, देखो लार्सन, ये लार्सन भी हमने पढ़ा भी है। लार्सन आइस शेल्फ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये अंटार्कटिका का वेस्ट अंटार्कटिका वाला रीजन है जहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ्स हैं। और ये यहाँ पे वेडल सी दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे वेडल सी दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्थ वाले पोर्शन में, इधर साइड वेडल सी है ना। नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन, यहाँ ऊपर देखो क्या कर, नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में, ये नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में यहाँ आपको दिख रहा होगा वेडल सी दिख रहा है, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका बेलिंग्सहाउजन सी दिख रहा होगा, बेलिंग्सहाउजन सी दिख रहा होगा ये। तो वेडल सी, वेलिंग्सहाउसन सी और नीचे एमंडसन सी, ठीक है ना। और नीचे जाओगे तो एमंडसन सी और फिर रॉस सी। तो ये नॉर्थ साउथ याद रखिएगा आप लोग। वेडल सी इज द वन, वेडल सी, देन बेलिंगहाउजन सी, देन अमंडसन सी एंड देन आपका रॉस सी, ठीक है ना। रॉस सी इज द साउथ सदर्न मोस्ट, सबसे नीचे आपका रॉस सी ही है, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, वेडल सी, बेलिंग्सहाउजन सी, अमंडसन सी एंड रॉस सी। दीज आर द 4 सीज अपन ने जो यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। और इधर आपका देखो दिख रहा होगा यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक डेविस सी, आपको यहाँ पे डेविस सी दिख रहा है, दिस इज द डेविस सी वाला पोर्शन, है ना। और यहाँ पे एमरी आइस शेल्फ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ है, एमरी आइस शेल्फ। तो अगर आपसे एमरी AMERY एमरी आइस शेल्फ पूछे तो ये आपका ईस्टर्न अंटार्कटिका वाले पोर्शन में है। और यहाँ पे लार्सन आइस शेल्फ आपका वेस्टर्न अंटार्कटिका वाले पोर्शन में बिल्कुल टॉप पे है यहाँ पे, ठीक है ना। वेडल सी मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है ना, वेडल सी मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज अनदर पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। और दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में, आते हैं एडिटोरियल में बात करते हैं। पहला एडिटोरियल हम जो डिस्कस करेंगे वो है द फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉल्ट लाइन ऑफ पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बात की जा रही है, ऑथर द्वारा जो बात की जा रही है वो है रिगार्डिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो वीकनेसेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वाइब्रेंटली देखने को मिली हैं, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड, उसकी बात ऑथर कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, ऑथर ने कुछ डेटा दिया है, जैसे कि जो स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का काफ़ी पुअर है। और वर्ल्ड बैंक का डेटा है जिन्होंने रिवील कर रहा है कि इंडिया में 85.7 फिजिशियन, मतलब कि लगभग 86 फिजिशियंस पर 1 लाख पीपल थे 2017 में।
और उस समय 98 थे पाकिस्तान में, 58 थे बांग्लादेश में, 100 थे श्रीलंका में, 241 थे जापान में। मतलब आप सोच सकते हो जहाँ 241 फिजिशियंस है पर 1 लाख पॉपुलेशन इन जापान, इंडिया में वही नंबर था 86 का। मतलब हमसे ज़्यादा पाकिस्तान में था, 98 था पाकिस्तान में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में 53 बेड्स थे पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख जनता पे हमारे पास केवल 53 बेड थे। और पाकिस्तान के पास 63 बेड थे, 80 बेड थे बांग्लादेश के पास, एंड 415 बेड थे श्रीलंका के पास, एंड 1298 की लगभग 1300 बेड थे जापान के पास। तो वेरी पुअर स्टेट ऑफ इवन, मतलब ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं, डॉक्टर्स इन सब की कमी तो है ही, हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बेड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये भी नहीं है। ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो ये दिखाता है कि इंडिया में जो स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो ऑथर बताता है वो रीज़न है स्टैगनेंट एक्सपेंडिचर। अब अगर आप एक्सपेंडिचर देखें इंडिया में तो दैट इज़ एक्चुअली 1 to 1.5% ऑफ द जीडीपी। हमने केवल 1 से 1.5% ऑफ जीडीपी ही आज तक इन्वेस्ट किया है हेल्थ को लेकर के। मतलब कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या कहना चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं रहता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कि क्यों हमारे यहाँ इतनी कमी है ना। मैं ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो तो हॉस्पिटल्स, बेड्स और ये फैसिलिटीज़ कहाँ से आपके यहाँ हो पाएंगी। तो दीज आर द थिंग्स, जहाँ पर कम से कम आपको 3 से 4% आपको अपने जीडीपी का इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे केवल 1% आप इन्वेस्ट कर रहे हो जीडीपी का। इवन इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, आप कोविड के टाइम पे भी देख लो ना, अगर वैक्सीन की बात छोड़ दी जाए, अगर कोविड वैक्सीन को छोड़ दिया जाए तो एक्चुअली में जो हेल्थ बजट है वो डिक्रीज हुआ है बाकी सालों की अपेक्षा में। तो अगर आप ये देखो कि सिर्फ क्या कोविड वैक्सीन, अभी क्या सिर्फ कोविड बीमारी हो रही लोगों को, कोविड के अलावा भी कई बीमारियां हो रही हैं, उनके तो केसेस अभी लोगों को पता ही नहीं चल पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा ओवरशैडो कर दिया सब चीज़ों को। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो आगे ये सारी जो रियलिटी है, स्टार्क रियलिटी जो है, ये और ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी और हमको और ज़्यादा तकलीफ ही होने वाली है। दूसरा चीज़ जो ऑथर बताता है इस पूरे फीचर में, वो है इंटरस्टेट वेरिएशन। न केवल इन्वेस्टमेंट कम है बल्कि एक इंटरस्टेट इनइक्वालिटी और वेरिएशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दे आर द कंटिन्यूसली बॉटम रैंकिंग स्टेट्स। ये कंटिन्यूसली बॉटम रैंकिंग स्टेट्स रहते हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद द पैंडेमिक। इनका कारण भी यही रहा है कि इन्होंने इन्वेस्ट भी बहुत कम किया है आज तक, और मतलब ऑब्वियस बात है इनकी अलग जो दूसरी टेंशन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे हेल्थ पैसे ले ही नहीं पाता। वहीं उड़ीसा का एक एग्जाम्पल ऑथर ने ज़रूर दिया है, नोटवर्दी एग्जाम्पल है कि उड़ीसा ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। एंड वो चीज़ उनके रिस्पांस से भी दिख रही है, जो कोविड से फाइट करने का रिस्पांस है वो उड़ीसा का काफ़ी बेहतर रिस्पांस है। उसका सीधा रीज़न ये है कि दे आर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ सर्विसेज, वो हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा। फिर तीसरा चौथा जो प्रॉब्लम ऑथर बता रहा है वो बता रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो उसका सीधा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब कि जेब से निकल के देने वाला पैसा। इंडिया में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 62% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। चाइना वाइना में 30%, 30 से 40% के बीच में लाई करता है, इंडिया में 62% है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपका बिल्कुल कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि मान लो मैं अगर किसी हॉस्पिटल जा रहा हूँ और 100 रुपये की चीज़ में 60 रुपये दे रहा हूँ, तो कोई गरीब व्यक्ति अगर जिसके पास बिल्कुल खाने के भी नहीं होगा, एक टाइम का भी जो नहीं खा पा रहा होगा, उसको भी 60 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी रिग्रेसिव होता है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव होता है। तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का नेचर है काफ़ी रिग्रेसिव है, और इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो भी अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करे। और वो कब कम होगा? वो तब कम होगा जब गवर्नमेंट और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में बढ़ेगा। तो यही चीज़ ऑथर ने लास्ट में बताई है कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। नाउ द गवर्नमेंट्स रोल बिकम वेरी क्रिटिकल इन दीज कंडीशंस, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर। कि सबसे पहले तो आपने गलती कहाँ कर दी, आपने अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री कर दिया, आपने पहले ही बोल दिया कि कोविड में हमारी विजय हो चुकी है ना। तो दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू डिड। देन इसके बाद वैक्सीनेशन के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, पहले अपनी कंट्री में वैक्सीनेट करना चाहिए था, तो वहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई। तो वो सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। और
पब्लिक केयर सिस्टम को और ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी अगर हम नहीं देंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, जब तक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी नहीं देंगे। और अभी तो सिर्फ हेल्थ की बात चल रही है 3% इन्वेस्टमेंट की, एजुकेशन में भी हमने कम इन्वेस्ट किया है, 6% करना चाहिए था, वहाँ पे 2-3% करते हैं। और हमने R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कम किया है, इसीलिए हमको वेट करना पड़ता है फाइनली दूसरी वैक्सीन को लेकर के, है ना। तो वो वाली बात है कि R&D पे भी इन्वेस्ट करना है, हेल्थ पे भी करना है, एजुकेशन पे भी करना है। ये 3 चीज़ों को अगर आप प्रायोरिटी देना नहीं सीखोगे तो आप आगे भविष्य में दूसरी चीज़ों से परेशान होते रहोगे। दूसरा जो आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही ज़्यादा प्यारा आर्टिकल है, स्पेशली फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल उनका लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आर्टिकल है। और ये आर्टिकल है द आउटडेटेड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है कि इंडिया में जो अभी भी फॉलो हो रही है ब्यूरोक्रेसी, ये आउटडेटेड नेचर की ब्यूरोक्रेसी फॉलो हो रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट के माइंडसेट में जो ब्यूरोक्रेसी की जो छाप है वो भी अभी आउटडेटेड छाप है, ठीक है ना। अब नए चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या नई चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि कोविड-19 का अगर हम देखें तो इसने सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का रेजिलियंस टेस्ट कर लिया, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सबकी मतलब कि एक तरीके से कलई ही खुल गई, एक तरीके से बोलते हैं ना कि अपन सबकी जो रियलिटी है वो समझ में आ जाती है। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो हमारे यहाँ की इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी अभी भी एक ऐसी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी पे रिलाय कर रही है जो कि पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रोल करती तो है, लेकिन उसने अपना रेलिवेंस खो दिया है। नाउ इट हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस, इट इज लूजिंग इट्स रेलिवेंस। यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया है वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी का। ऑथर कह रहे हैं कि वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी को हम फॉलो करते हैं, जो कि अभी भी एक जनरलिस्ट ऐप को प्रेफर करता है ओवर ए स्पेशलिस्ट। आज भी हम एक जनरलिस्ट को प्रेफर करते हैं ओवर ए स्पेशलिस्ट। तो क्या होता था, देखो वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन बोला जाता था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो आज भी देखो ना, IAS ऑफिसर कभी हेल्थ के हेड बन जाते हैं, कभी एजुकेशन के हेड बन जाते हैं, कभी वो सिविल एविएशन के हेड बन जाते हैं। देखो हेड जो व्यक्ति रहता है वो IAS रहता है, लेकिन ही मे नॉट बिलोंग टू दैट फील्ड, ही मे नॉट बी ए स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। और ये जो चीज़ थी ये पहले की ब्यूरोक्रेसी में प्रेफर होती थी, वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी में प्रेफर जरूर होती है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको अभी देखने को मिला जब हमने देखा कि कोविड-19 में जो हैंडलिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई। जर्नलिस्ट ऑफिसर जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर को हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं बोलूँ किसी इंजीनियरिंग वाले को मैं अब हेल्थ सेक्टर का हेड बना दूँ, हेल्थ सेक्रेटरी बना दूँ, किसी ऐसे इंजीनियर को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हेल्थ सेक्रेटरी, तो ही विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ दैट। तो ऑथर ने यहाँ पे जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की जो डिबेट थी उसको दोबारा से हरा कर दिया और ये कहा है कि जो वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी यानी मैक्स वेबर जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक कहना चाहिए कि पबैड के बहुत इंपॉर्टेंट एक थिंकर हैं मैक्स वेबर, है ना। तो उनकी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये सवाल उठाया कि क्या जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की जो डिबेट है, जो पहले ये बोला गया था कि जर्नलिस्ट को प्रेफर करना है स्पेशलिस्ट के ऊपर, तो क्या वो आज भी रेलिवेंट है। तो ये चीज़ पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने बोली है वो ये बोली है कि अभी भी लीडरशिप ऑफ पोजीशन इज वैल्यूड ओवर लीडरशिप ऑफ फंक्शन। लीडरशिप ऑफ पोजीशन इज वैल्यूड ओवर लीडरशिप ऑफ फंक्शन। लीडरशिप ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन हैज एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। लीडरशिप ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे देखो, मान लो मैं सपोज कहीं जाता हूँ अपने साथ, अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के साथ। अब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंजीनियरिंग रिलेटेड काम हो रहा है। अब मैं वहाँ पे सपोज डॉक्टरी फील्ड MBBS पढ़ के गया था, लेकिन मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो इंजीनियरिंग पढ़ के गया था। तो अब एक तो लीडरशिप का फंक्शन ये होगी कि मैं वो काम उस व्यक्ति को दे दूँ, भले वो सबऑर्डिनेट है, लेकिन अगर मैंने ये सोच लिया है कि यार वो व्यक्ति इंजीनियर है, वो व्यक्ति मुझसे ज़्यादा जानता है ना, तो वो यहाँ पे हैंडल करे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये होता है लीडरशिप बाय फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि वो व्यक्ति एक्सपर्ट है। अब भले वो मेरा सबऑर्डिनेट है, लेकिन उसको लीड करना चाहिए क्योंकि सिंस ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट रीजन, तो उसको मैं दे दूंगा। तो ये लीडरशिप बाय फंक्शन होती है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं, सीनियर मैं हूँ, मतलब कि हायर ऑफिसर मैं हूँ, तो मैं ही हैंडल करूँगा एंटिल जबकि मैं कुछ नहीं जानता उस टॉपिक के बारे में, तो ये लीडरशिप बाय पोजीशन होती है। तो वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी जो होती है, एक जो वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी है, ये लीडरशिप बेस्ड ऑन पोजीशन को प्रेफर करती है, रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रेफर करती है। और इसमें रेड टेपिज्म जो आता है, मतलब काफ़ी जो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द रूल्स होता है ना, रेड टेपिज्म कहलाता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ दिस। जब आप मतलब लीडरशिप बाय पोजीशन करते हो एज पर द वेवेरियन
barbarian bureaucracy, so that is actually leads to the red tapeism and all. तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि वही चीज़ हमको यहाँ पे भी देखने को मिली, जैसे क्लियरेंस प्रोसेस हो गया या कुछ। तो कई बार क्या होता है, क्लियरेंस के लिए जब आप जाते हो तो आईएएस ऑफिसर्स क्लियर नहीं कर पाते उसको, मतलब साइन नहीं कर पाते, कि उनको पता ही नहीं रहता उस चीज़, और वो कहते हैं भैया मैं पढ़ूंगा, इससे काफ़ी डिले हो जाता है, काम काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। तो यहाँ पे ऑथर ने यही चीज़ बोली है कि अब हमको ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी एक सेक्टर अकेला काम नहीं कर सकता, मोनोलिथ में कोई काम नहीं हो पाएगा। अब जो बात है, जो सोल्यूशन ऑथर ने दिया है वो दिया है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का। द सोल्यूशन लाइज इन द कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। अगर आप पब्लिक प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर, सिविल सोसाइटी, पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ये सारे अगर टेंडम में काम कर सको, कोलैबोरेशन में काम कर सको, कोऑपरेशन में काम कर सको, तो ही आप ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, ये टर्म याद रखना, कोलैबोरेशन गवर्नेंस। और इसमें जो मैंने आपको जो टर्म्स दिए हैं वो याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। चाइना कंप्लीट्स तिब्बत हाईवे। तो चाइना ने यहाँ पे तिब्बत हाईवे कंप्लीट कर लिया, जो कि पास होता है सबसे बड़े कैनियन से पास होता है, वर्ल्ड का डीपेस्ट कैनियन है यहाँ पे, जहाँ से ये पास होता है। एंड याद रखेगा, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र उसका नाम है यारलंग ज़ैंगबो, इसमें यहाँ पे ग्रैंड कैनियन है, यारलंग ज़ैंगबो पे ग्रैंड कैनियन, देखो यहाँ लिखा ग्रैंड कैनियन, इट पासेस थ्रू द ग्रैंड कैनियन एंड यारलंग ज़ैंगबो रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है, यारलंग ज़ैंगबो कहा जाता है तिब्बत को, ठीक है ना, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को। एंड यहाँ से ये हाईवे पास होगा और ये कनेक्ट करता है मेडॉक कंट्री को, जो कि बॉर्डर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो अब ये हमारे लिए भी सिक्योरिटी पर्पस से काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन है कि अब उन्होंने हाईवे कंप्लीट कर लिया और चाइना को बिल्कुल तिब्बत के इस मेडॉक कंट्री वाले रीजन से कनेक्ट करता है, जो कि, और ये जो मेडॉक कंट्री वाला रीजन है बॉर्डर करता है अरुणाचल प्रदेश तवांग वाले रीजन से, ठीक है ना। तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ये लिंक है जो कि बनती जा रही है। नाउ दिस क्रिएट सम सिक्योरिटी टेंशन फॉर इंडिया एज वेल। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस हमको करना है। सो लेट्स मूव अहेड। श्रीलंका पार्लियामेंट पासेस बिल ऑन चाइना बैक्ड पोर्ट सिटी। अब श्रीलंका ने चाइना बैक्ड पोर्ट सिटी यानी कोलंबो पोर्ट सिटी पे चाइना बैक्ड पोर्ट सिटी के लिए अप्रूवल दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो श्रीलंकन पार्लियामेंट हैज पास्ड अ कंट्रोवर्शियल बिल ऑन लॉज गवर्निंग द चाइना बैक्ड कोलंबो पोर्ट सिटी। चाइना बैक्ड कोलंबो पोर्ट सिटी के लिए ग्रीन सिग्नल यानी कि चाइना के फेवर में ऑर्डर दे दिया गया है। और अब इसमें क्या है, इसका काफ़ी अपोज किया गया है लोगों द्वारा, ये बोल करके कि ये एक सॉवरेनिटी को खो देगा, श्रीलंका अपनी सॉवरेनिटी को खो देगा एंड चाइना जो है वो इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, एक तरीके से चाइना का इनक्लेव बन जाएगा कोलंबो में। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने ये इसके फेवर में जजमेंट कर दिया है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। आगे है यहाँ पे यूएस रशिया एट ऑड्स ओवर द मिलिट्री एक्टिविटी इन द आर्कटिक। तो अब यहाँ पे आर्कटिक की बात अगर हम करें तो आर्कटिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक इशू चल रहा है रिगार्डिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द टू कंट्रीज। अब यहाँ पे दो कंट्रीज कौन सी हैं, दो कंट्रीज यहाँ पर हैं आपकी आर्कटिक और रशिया, और यहाँ पर आपकी यूएसए। तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, कई बार रशिया वहाँ से शिप लेकर के चला जाता है, कई बार वहाँ पे यूएसए का शिप लेकर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोटो लिखी है अलेक्जेंड्रा लैंड आइलैंड की, अलेक्जेंड्रा लैंड आइलैंड की, जहाँ पे रशियाज बैशन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लोकेटेड है अलेक्जेंड्रा ये आपका लैंड आइलैंड के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। नाउ यहाँ पे देखो, द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज लीडिंग अ कैंपेन अगेंस्ट रशियाज अटेम्प्ट टू एजर्ट अथॉरिटी ओवर द आर्कटिक शिपिंग एंड री इंट्रोड्यूसेज द मिलिट्री डायमेंशन टू दिस इट। तो यहाँ पे जो बाइडन ने काफ़ी बोला कि रशिया जो बार बार अपने आप को आर्कटिक में सुपीरियर घोषित करता है वो सही नहीं है, एंड दैट शुड नॉट हैपन, दिस इज व्हाट द यूएसए इज सेइंग अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको आर्कटिक काउंसिल के बारे में अगर पता नहीं है तो आप जान लो कि जो आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी यानी कि AEPS हुआ था, आर्कटिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी 1991 में हुआ था। तो उसके बाद आर्कटिक काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एंड आर्कटिक कंट्रीज कौन कौन से हैं आपकी, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया एंड यूएसए। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें, कंट्रीज़ हैं आपकी कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया,
USA. These are the countries which are part of this Arctic Council. I hope you will remember this thing as well. Arctic Council का याद रखना। और एक और चीज़ याद रखना कि Arctic Council का जो फॉर्मेशन है वो एक डिक्लेरेशन हुआ था आपका ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा डिक्लेरेशन का भी नाम याद रखना, ओटावा डिक्लेरेशन का भी नाम याद रखना, ठीक है ना। एंड जो ओटावा डिक्लेरेशन था वो 1996 में हुआ था। ओटावा डिक्लेरेशन कब हुआ था आपका? 1996 में हुआ था। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आर्कटिक काउंसिल का जो ओटावा डिक्लेरेशन था वो 1996 में हुआ था। और आपका ये आर्कटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि आर्कटिक रिलेटेड इशूज़ को सॉल्व करने के लिए काम करता है। It's not a treaty-based international organization, but rather than a international forum that operates on the basis of consensus. तो consensus के बेसिस में काम करते हैं ये, तो ये भी आप याद रखेंगे। चेयरमैनशिप जो इसकी रोटेट होती है, हर 2 साल में रोटेट होती है, ठीक है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम एंटार्क्टिका। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग जो है वो ब्रेक कर चुका है एंटार्क्टिका से, और इसका नाम था A76। याद रखिएगा, जो ये आपके वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आइसबर्ग था उसका नाम था A76, एंटार्क्टिका से ब्रेक हुआ है। और कहाँ गया है? वेडल सी में गया। तो वेडल सी आज मैंने आपको दिखा दिया, इसीलिए मैप दिखाया था आपको। A76 नाम का आइसबर्ग है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, जो कि यहाँ से ब्रेक कर चुका है। एंड कहाँ पे गया है वो गया है इन द वेडल सी। तो ये भी आप याद रखेगा। सो दैट इज गुजरात एंड दीव बोर द मैक्सिमम ब्रंट ऑफ द साइक्लोन टॉते। तो अब यहाँ पे जो सबसे अधिक नुकसान हुआ है, लगभग 65% जो नुकसान हुआ है वो गुजरात और दीव वाले रीजन को हुआ है। लगभग 15,000 करोड़ का एस्टिमेटेड लॉस था, उसमें से 65% का जो लॉस है वो केवल गुजरात और दीव में हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।